हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग फंड को देखेंगे। ठीक है, 3 तरह के फंड होता है: कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये जितना भी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है ये देखता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड पर लीजिए जितना भी स्कीम वगैरह होता है उससे रिलेटेड, और कॉन्टिजेंसी फंड जितने भी अदर फंड वगैरह दिया जाता है वो। चलिए एक एक करके देखते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगा। ये है आर्टिकल 266, ठीक है, क्लोज 1। ये है आर्टिकल 266 क्लोज 2, ठीक है। ये स्टेट का भी होता है, स्टेट भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मैं, ठीक है, क्रिएट कर सकता है। मैं मतलब होता है लाज, एकदम मैंडेटरी नहीं है, मस्ट नहीं है। ठीक है, एक स्टेटमेंट में आया था, मैंने जब टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, तब एक स्टेटमेंट में आया था कि स्टेट का जो कंसोलिडेट फंड होता है, पब्लिक अकाउंट फंड होता है, कॉन्टिजेंसी फंड होता है, स्टेट जो है मैंडेटरी जो है वो स्टेब्लिश करेगा कि नहीं। मैंडेटरी नहीं है, मैं, ठीक है, कर सकता है बाई लॉ के जरिए। उसके बाद देखिए कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 266 क्लोज 1 में मेंशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, देखिए, इट इज द फंड टू विच ऑल रिसीव्ड आर क्रेडिटेड। ठीक है, जितना भी रिसीव्ड है वो आता है। ठीक है, एंड ऑल पेमेंट, ठीक है, आर डेबिटेड। जितना भी मतलब पकड़ लीजिए, जितना भी आमदनी होता है और खर्चा होता है वो किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो किससे होता है? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से होता है। ठीक है, ऑल रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑल लोन रेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ बाय द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल, लोन, वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांस, ऑल मनी रिसीव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, जितना भी पेमेंट वगैरह होता है, पेमेंट और रिसीव जितना भी होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, वो किससे होता है? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, ऑल द लीगली ऑथराइज पेमेंट, ठीक है, लीगली ऑथराइज पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड आउट ऑफ दिस फंड। ठीक है, जितना भी लीगली ऑथराइज, ठीक है, लीगल काम जितना भी होता है पेमेंट्स के मामले में, वो किससे होता है? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, और ये एक देखिए पार्लियामेंट्री लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है, क्या होता है जानते हैं? एप्रोप्रिएट का मतलब होता है विदड्रॉ। विड्रॉल होता है। ठीक है, विड्रॉल मतलब पैसा उठाना है। अप्रोप्रिएट बिल से सुने हैं ना, जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तब उसमें अप्रोप्रिएट बिल होता है। ठीक है, बजट में, तो अप्रोप्रिएट का मतलब होता है विड्रॉल। ठीक है, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ। ठीक है, ये इस फंड से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट्री लॉ का जरूरत पड़ता है, बाई लॉ। ठीक है, बाई लॉ का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, बाई लॉ का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, मोर देन 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, मोर देन 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला मेजोरिटी बाय लॉ कहलाता है। ठीक है, जब मैं मेजोरिटी पढ़ाऊंगा, 3 तरह के मेजोरिटी होते हैं, सिंपल मेजोरिटी, 4 तरह के, सिंपल, इफेक्टिव, स्पेशल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, जब मेजोरिटी पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट में तब वो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे याद करके रखिए, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा उठाने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। ठीक है, अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ। 2011 में एक क्वेश्चन आया है, मैं अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन लास्ट में। तीनों फंड पहले पढ़ा दूं उसके बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए पब्लिक अकाउंट फंड, आर्टिकल 266 क्लोज 2 में मेंशन है, ऑल द पब्लिक मनी अदर देन दोस विच आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, रिसीव बाय और बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल बी क्रेडिटेड हेयर। ठीक है, जितना भी मनी वगैरह रिसीव और डेबिट होता है अदर देन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के से में जो होता है उसको छोड़कर जो भी मनी ट्रांजेक्शन होता है वो कितना आता है? पब्लिक अकाउंट फंड। देखिए, दिस इंक्लूड प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, जुडिशियल डिपॉजिट, ठीक है, सेविंग बैंक डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, ठीक है, रेमिटेंस एंड सो ऑन। ये सब किस में आता है? ये सब याद करके रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया है 2011 में, फ्यूचर में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये वाला फैक्ट याद करके रखिएगा, इसमें कुछ भी समझाया नहीं जाता है, याद करके रखिएगा। इसमें ज़्यादातर देखिएगा, याद क्या करके रखना जानते हैं? फंड, पेंशन वगैरह, स्कीम वगैरह,
स्कीम वगैरह से रिलेटेड जितना भी फंड होगा वो पब्लिक अकाउंट है, ठीक है। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। एक देखिए कहीं पार्लियामेंट के लॉ के जरिए है, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। ये पब्लिक अकाउंट फंड जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्शन से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर जब बोलेंगे इतने से पैसा कितना खर्च करना होगा, कितना लेना होगा, कितना देना होगा, वो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। देखिए सच पेमेंट आर मोस्टली इन द नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये वर्ड याद करके रखिएगा तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कंसोलिडेट फंड में याद करके रखना है पार्लियामेंट के लॉ के जरिए पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट का पैसा एग्जीक्यूटिव के एक्शन के जरिए, ठीक है। और जो एक है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 267 क्लोज 1, ठीक है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश अंडर द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, ठीक है। इज प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसका जो पैसा निकालने का तरीका है ये देखिए फाइनेंसिकली फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो ऑपरेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन। इसमें पैसा निकालने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इकोनॉमिक अफेयर जो बजट बनाने का काम करता है जो डिपार्टमेंट, वही डिपार्टमेंट, ठीक है। देखिए ही मेक एडवांस आउट ऑफ इट्स मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इन ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे देखिए सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस ग्रांट, ये सब पार्लियामेंट में जब पढ़ी है, ये सब ग्रांट जो होते हैं ये किसमें से पैसा निकाला जाता है इस ग्रांट के लिए? कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आपको याद करके रखना है, ठीक है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और ये याद करके रखेगा ये मैं भी, ठीक है, कैन बी कैन बी क्रिएटेड। कैन बी मतलब क्रिएट किया जा सकता है, मस्ट नहीं है, ठीक है। मस्ट नहीं है, ये वर्ड याद करके रखिएगा। मस्ट नहीं है कि क्रिएट किया जाए, ठीक है, किया जा सकता है बाई लॉ के जरिए। बाई लॉ के जरिए, बाई लॉ मतलब सिंपल मेजोरिटी। इतना ही आपको याद करके रखना है, ठीक है। अभी जो इसका लिमिट है वो 30,000 करोड़ है, ठीक है। 30,000 करोड़ इसका लिमिट है अभी। इसका जो एक्सपेंडिचर आता है वो कहाँ से आता है? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से इसमें आता है, ठीक है। 30,000 करोड़ इसका लिमिट है। 30,000 करोड़ इसमें रखा जाता है, मतलब समझ लीजिए कि आपका पापा आपको पैसा देते हैं, आपके पास ये कंटिजेंसी फंड है, तो आप उसमें 30,000 करोड़ रख सकते हैं। और जितना भी ये एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, ये ग्रांट हो गया, ये ग्रांट होगा, इस ग्रांट के लिए आप अपने पॉकेट से पैसा दे सकते हैं। ऐसे करके याद करके रखिएगा। और इससे पैसा निकालने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी की ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की परमिशन लगती है, ठीक है। आपके पापा जो है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, आपको पैसा प्रोवाइड करता है, कंटिजेंसी फंड आप है, ठीक है। और उसमें से भी पैसा निकालने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये हो गया। देखिए 2018 में क्वेश्चन आया है, देखिए ऑथराइजेशन फ्रॉम द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम द, देखिए क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले ही मैंने बताया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है पब्लिक अकाउंट फंड के लिए, ये पब्लिक अकाउंट फंड के लिए, ये कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर किसी के भी नहीं है, हो गया। और देखिए सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल देखिए मैंने कल भी बताया, तो सेकंड शेड्यूल में किसका किसका ओ सैलरी एंड इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? यूनियन एंड इट्स ट्रेजरी है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में सैलरी एंड इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड शेड्यूल में क्या है? थर्ड में है ऑथ, ऑथ एंड अफर्मेशन, ठीक है, अफर्मेशन। देखिए सेकंड शेड्यूल में किसका किसके सैलरी की बात की गई है? एक प्रेसिडेंट की सैलरी की बात की गई है। कितना सैलरी वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करके रखिएगा सैलरी की बात की गई है। कौन कौन था, किसका किसके सैलरी की बात की गई वो, ठीक है। प्रेसिडेंट के, स्टेट के गवर्नर का, ठीक है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर। प्रेसाइडिंग ऑफिसर में कौन आ जाएगा? लोकसभा का स्पीकर,
राज्यसभा का चेयरमैन में, ठीक है। इसमें भी यही दोनों, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर का भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर, काउंसिल का चेयरमैन, इसको दो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिखा हुआ यूनियन और स्टेट दोनों का, ठीक है, याद करके रहिए। और जज जज देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी है, हाई कोर्ट का भी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का जज का जितना भी सैलरी रहेगा वो सब सेकेंड शेड्यूल के करे। और देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, सीएजी आर्टिकल 148 में मेंशन है सीएजी का इंडिपेंडेंट ऑफिस। ये हो गया। और एक चीज़ इससे पहले बता देता हूँ नेक्स्ट, यहाँ देखिए, और एक चीज़ बता देता हूँ, चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, डायरेक्ट अप्रूव हो जाता है, ठीक है। नो अप्रूवल, डायरेक्ट पास हो जाता है, अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला देखिए प्रेसिडेंट का सैलरी, प्रेसिडेंट का, ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितना भी मैटर है, ठीक है, ठीक है, जितना भी मैटर है, ऑल मैटर प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितना भी मैटर में खर्च होगा वो किस में होगा, चार्ज एक्सपेंडिचर में, डायरेक्ट पास हो जाएगा, कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी पार्लियामेंट से, ठीक है। 2 नंबर देखिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर, प्रेसाइडिंग ऑफिसर का, ठीक है, यूनियन, सिर्फ यूनियन का, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यूनियन का। लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या है, जज, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का देखिए सैलरी प्लस पेंशन। और हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज का देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट का बना है, हाई कोर्ट का जज का ओनली पेंशन है, ओनली पेंशन, ठीक है, यहाँ पे ओनली मैंने लिख कर रखा है, ओनली पेंशन, ठीक है, पेंशन सिर्फ। और सैलरी कितने से, सैलरी ऑन स्टेट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से डिडक्ट होता है हाई कोर्ट के जज का सैलरी। और पेंशन कहाँ से कट होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। चार्ज एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट अप्रूव के हो जाए, पास हो जाएगा, कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ देखिए सीएजी, सीएजी का सैलरी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये पकड़ लीजिए 5 नंबर पॉइंट, ठीक है, ये 5 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट देखिए डेप्थ चार्ज, डेप्थ चार्ज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब आपको याद करके रखना है। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, जो डायरेक्ट पास होता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी मनी रिक्वायर होगी, कोई भी जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट का, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे कोई मनी के लिए ऑर्डर देता है ना, तो वो मनी भी कहीं कहाँ से, पार्लियामेंट के चार्ज एक्सपेंडिचर से डायरेक्ट पास हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ है एनी अदर लॉ। ठीक है, एक मिनट, एनी अदर मैटर पार्लियामेंट बाई लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट कोई भी बाई लॉ मतलब सिंपल मेजोरिटी 50% वाला। ठीक है, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला सिंपल मेजोरिटी के जरिए कोई भी इसमें ऐड कर सकता है। ये सब छोड़ के कोई भी ऐड कर सकता है। पहला प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का रिलेटेड जितना भी उनका खर्च होता है, सैलरी से रिलेटेड जितना भी खाना पीना बंगला वगैरह रहना, वो सब कुछ प्रेसाइडिंग ऑफिसर का, सिर्फ यूनियन का। ठीक है, स्टेट का नहीं, लोकसभा के स्पीकर का, राज्यसभा के चेयरमैन का। उसको देखिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सैलरी, पेंशन, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का सिर्फ पेंशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सैलरी नहीं है। ठीक है, सैलरी कहाँ से होगा, स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। उसके बाद सीएजी का सैलरी, डेप्थ चार्ज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी डेप्थ चार्ज होगा वो। ठीक है, और एनी मनी रिक्वायर्ड फॉर एनी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। ठीक है, कोई भी जजमेंट देता है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, किसी मामले से लेकर इतना पैसा इसको दिया जाएगा उस मामले से रिलेटेड, तो वो कहाँ से, चार्ज एक्सपेंडिचर से डायरेक्ट पैसा दे दिया जाता है। कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगले आज की वीडियो तक यहीं पे, अगले वीडियो में हम लोग दूसरा एक टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल के हिसाब से चल रहा है। ये थर्ड मॉड्यूल है, टोटल 30 मॉड्यूल चलेगा। 30 मॉड्यूल के बाद आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। पॉलिटी पूरा, सॉरी, 100% प्रीलिम के लिए सफिशियंट है। ठीक है, ये क्लास पूरा 30 क्लास आप देख लीजिए, आपको पॉलिटी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। 30 क्लास इसका, 30 क्लास, 30 क्लास मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, 30 क्लास जियोग्राफी के लिए हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री जियोग्राफी। 30 क्लास इकोनॉमी के लिए, यहाँ पे 15 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, 15 इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए। यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, देखिए 30, 30, 60, 30, 90 और 30, 120, 120 और 30, 150, और टाइम बचा है 60 दिन। ठीक है, रमजान अभी चल रहा है, अभी 10 दिन बाद से मैं 3-3, 4-4 वीडियो करके डालूंगा, ये सब पूरा कंप्लीट करा हो जाएगा। ठीक, ये सब पूरा देख लीजिएगा। आप प्री का कोई भी सिलेबस आपका स्टेटिक प्रॉब्लम नहीं होगा। करंट अफेयर से फॉलो कर लीजिएगा। करंट अफेयर कहाँ फॉलो कीजिएगा, बाजिर अहमद नबी का वेबसाइट फॉलो कीजिएगा, नहीं तो उनका एप्लीकेशन पे जाइएगा। एप्लीकेशन में मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे कोना में देखिएगा 4 डॉट होगा, उस डॉट पे क्लिक करिएगा, देखिएगा प्रीलिम पॉइंटर लिखा होगा। प्रीलिम पॉइंटर बोल के लिखा होगा, उसमें क्लिक करिएगा, देखिएगा पूरा लिस्ट आ जाएगा करंट अफेयर का। स्मॉल स्मॉल टॉपिक रहेगा, सिर्फ उसमें फैक्चुअली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फैक्चुअल सिर्फ चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ देख लीजिएगा, वो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसी से क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से। बाकी तो स्टेटिक में यहाँ पे करा दूंगा, 90% क्वेश्चन जो होता है वो स्टेटिक से ही क्वेश्चन होता है। 90% सॉल्व करके जाइएगा, 60 मार्क्स आपका, 60 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा इससे ही। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। पूरा रिवीजन कम से कम 10 बार आपको चाहिए। क्लास में आज करा रहा हूँ, कल फिर इसको पढ़िए, परसों फिर पढ़िए, हफ्ता में फिर एक बार पढ़िए, महीना में पढ़िए। देखिए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन कौन रिवीजन हुआ, चौथा, 30वां दिन, फिर 60वां दिन। ठीक है, 5 रिवीजन हो गया, 6 रिवीजन हो गया। इस 6 रिवीजन से भी काम चल सकता है, लेकिन आपने पहले से इसको पढ़ के रखा है तो आपके बहुत बेस्ट है पढ़े। ठीक है, ये पढ़िएगा तो आपका रिवीजन के लिए काम आएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।